हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, मेन्स में पूछे जा चुके हैं इन सोशियोलॉजी। ठीक है, एंड टू बी स्पेसिफिक हम यहाँ पे 2020 का जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का मेंस का पेपर 1 था ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल, इसको हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। ओके, इस क्वेश्चन पेपर को जो पेपर 1 है 2020 का, इसको हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट्स में कवर कर लें। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम पार्ट 1 आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। और ये बेनिफिशियल किसके लिए होगा, देखो उन लोगों के लिए जो अभी मेंस देने वाले हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल तो उनके लिए है। 2021 का जो मेंस देने वाले हैं, यू मस्ट हैव एन आइडिया कि प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से आपको चूज करने हैं क्वेश्चंस, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन सेकंड चीज, उन लोगों के लिए जो 2022 को अटेम्प्ट कर रहे वाले हैं, जो प्रीलिम्स देने वाले हैं 2022 का, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर मेंस ऑन बिफोर हैंड। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि प्रीलिम्स के बाद आप सोचो कि मेंस की तैयारी करनी है अब। ठीक है, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा एंड सोशियोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए बिफोर प्रीलिम्स ओनली। ठीक है, तो प्रीलिम्स के पहले ही सोशियोलॉजी कंप्लीट करके बैठना है, इसीलिए आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उन लोगों के लिए जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑप्शनल कौन सा चुने, तो आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि सोशियोलॉजी में कैसा क्या पर्सपेक्टिव होता है, कैसी क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसा क्या सिलेबस होता है। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि आपको ऑप्शनल चुनना है सोशियोलॉजी या नहीं चुनना है। इसके अलावा वो लोग जो सोशियोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं ऑन द अभी काम चल रहा है सोशियोलॉजी पे, उनको भी यहाँ पे काफी आइडिया लगेगा सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो बेसिकली इन सब लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं और आप इससे बेनिफिट उठा पाओगे, आई होप सो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे। स्टडी आईक्यू को आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, और यहाँ पे यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं हम क्या ट्रेंड रहा 2020 में। तो देखो 2020 का जो पेपर आया था, पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ, इसमें आप देखोगे कि चैप्टर 1 से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिले। चैप्टर 1 इज अबाउट इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। जो सेकंड चैप्टर है सोशियोलॉजी एज अ साइंस, इसमें आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिले। थर्ड चैप्टर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसमें 50 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिले। फोर्थ क्वेश्चन विच बिकम्स अनडाउटेडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसमें आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर जो स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन। सिक्स्थ चैप्टर जो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ से रिलेटेड है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन। सेवेंथ चैप्टर जो यहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन। एट्थ जो रिलीजन से रिलेटेड है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन। नाइन्थ उसमें आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड 10th वाला जो है सोशल चेंज के बारे में, 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो ट्रेंड आप देख रहे हो, इससे आपको क्या समझ आ रहा है, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है ऑलरेडी, सोशियोलॉजी का सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, बहुत ही मिनिमम यहाँ पे सिलेबस आपको देखने को मिलेगा सोशियोलॉजी का। इसमें आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते कि ये छोड़ के चले जाऊं या वो छोड़ के चले जाऊं, यहाँ पे आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। आपको दिख रहा है सभी टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वेरी अनसर्टेन। ठीक है, यूजुअली देखने को मिलता है रिसर्च मेथोडोलॉजीज में से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ज्यादा क्वेश्चन रिलीजन में से आते हैं, पर इस बार उल्टा है। अब यहाँ पे देखो सोशल चेंज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो 10th चैप्टर है, जो थिंकर्स है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सोशियोलॉजी में अगर पेपर 1 में आपने थिंकर्स बहुत अच्छे से कर ली ना, तो समझ लो आपका आधा पेपर 1 प्रिपेयर हो गया। तो आप थिंकर्स पे ज्यादा जोर देना। 6 थिंकर्स हैं आपको जो पढ़ने हैं। ठीक है, मार्क्स है, दरखाइम है, वेबर है, मीड है, पार्सन्स है और मर्टन है। ठीक है, तो ये 6 थिंकर्स आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं और इसमें आप कुछ भी छोड़ के नहीं जाओगे। बेसिक फंडा ये है, मुझे आपको ये समझाना था। बाकी थोड़ा बहुत आप ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पे सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। थिंकर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल चेंज वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो 3 चैप्टर्स है ना, स्ट्रेटिफिकेशन वाला, पॉलिटिक्स वाला और वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं कि क्या पैटर्न है। ठीक है, तो पैटर्न क्या है, देखो आपको जिनको नहीं पता है, जिन्होंने कभी मेंस नहीं दिया है, जिनको नहीं पता है मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पैटर्न समझो।
आपको कुल मिला के यहाँ पे 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट एंड फिफ्थ वुड बी द कंपल्सरी वन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बहुत कंपलसरी हैं, आपको इन दोनों को पूरा पूरा अटेम्प्ट करना है। इसमें आपको 5 सब पार्ट्स देखने को मिलेंगे जो 10-10 मार्क्स के होते हैं, तो 50 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 10-10 मार्क्स के 5 इसमें सब पार्ट्स देखने को आपको मिलेंगे, तो ये आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, इसमें कोई चॉइस है नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे और 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन है। ठीक है, 6 क्वेश्चन में से आपको किसी 3 को अटेम्प्ट करना है। ये 3 ऐसे होने चाहिए कि दोनों सेक्शन जो है, जो सेक्शन ए है ये, ठीक है, यहाँ तक का, और सेक्शन बी है यहाँ तक का, तो सेक्शन ए और बी दोनों में से कम एक क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करो ही करो। या तो एक इसका कर लो, 2 इसके कर लो, या फिर 2 इसके कर लो, 1 इसका कर लो, ऐसे करना है आपको। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन आपको जो अटेम्प्ट करने हैं, इसको कैसे डिवाइड करोगे? 3 क्वेश्चन जो है, ये जो 6 क्वेश्चन है, इसमें 3 सब पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ए, बी एंड सी। ए और बी जो है वो 20-20 मार्क्स के हैं, और सी वाला जो है वो 10 मार्क्स का है, तो कुल मिला के ये भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 50-50 मार्क्स के, दैट मेक्स योर 250 मार्क्स। ओके, तो फर्स्ट एंड फिफ्थ तो कंपलसरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, इनको आपको कैसे सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा चूज करना है, कौन सा आप अटेम्प्ट करोगे। फर्स्ट एंड फिफ्थ में तो कोई चॉइस है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे कैसे आप करने वाले हो। फर्स्ट में आपको सोचना ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि जो भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, और जो 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं ऑप्शनल, इसमें जो 20 मार्कर क्वेश्चन है ना, 2 20 मार्कर है और 1 10 मार्कर है, तो जो 20 मार्कर क्वेश्चन है, यू मस्ट बी वेरी श्योर अबाउट दीज 20 मार्कर क्वेश्चन। जैसे कि आपको डिसाइड करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे थिंकर्स थोड़े स्ट्रॉन्गर लगते हैं अपने। ठीक है, तो थिंकर्स, मैं अगर जहां पे भी थिंकर्स आएंगे मैं उसको अटेम्प्ट जरूर करूंगी। जो स्ट्रेटिफिकेशन वाला चैप्टर है, ये मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है, किनशिप वाला चैप्टर स्ट्रॉन्ग लगता है। ऐसे आपको अपने डिसाइड करने पड़ेंगे कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपके किसके ऊपर ज्यादा होल्ड है। तो यहाँ पे 20 मार्कर वाले क्वेश्चन जो है ना, इस पे ज्यादा फोकस करना। 10 मार्कर वाला क्वेश्चन अगर ऐसा है जिसको आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा तो इट विल डू, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 मार्कर के भरोसे आपने ये क्वेश्चन चूज कर लिया। ठीक है, कि 10 मार्कर में थिंकर्स आए तो चूज कर लेता हूँ, भले फर्स्ट एंड सेकंड कुछ भी आया हो, ऐसा नहीं करना है। 20 मार्कर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन चूज करोगे। अब जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आर के मर्टन के बारे में है, 20 मार्कर का है। ठीक है, तो मेरे लिए अच्छा हो गया कि चलो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में आ गया। दूसरी चीज, हिरार्की एंड एक्सक्लूजन, दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन का सीधा टॉपिक है ये, तो ये भी 20 मार्कर में आ गया, तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइड बना रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है, दिस इज अबाउट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द सिलेबस, तो डेमोक्रेसी भी एक सीधा टॉपिक हो जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज पूछी गई है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स के फैक्टर्स पूछे हुए हैं, तो दिस कैन बी अ बिट ट्रिकी पॉइंट। लेकिन देखो, अच्छा एक चीज ये भी याद रखना है कि इसमें आपको जीएस से अलग करना है सोशियोलॉजी को। ठीक है, ऐसा नहीं कि जीएस के पॉइंट सारे लिख के आ गए सोशियोलॉजी में। जीएस और सोशियोलॉजी में आपकी कॉपी देखे ना, तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि जीएस में और सोशियोलॉजी में ये डिफरेंस दिख रहा है। हर आंसर में ये जो डिफरेंस है ये एक्सप्लिसिटली होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लिसिटली दिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये जो है, ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, लेकिन इसको हम देख सकते हैं कि चलो बाकी दोनों तो हमारे फेवर में है, तो इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो यहाँ पे कैपिटलिज्म की बात की हुई है। अब मुझे लगता है कि कैपिटलिज्म 20 मार्क्स में आया है, तो क्या मेरे लिए इतना स्ट्रॉन्ग पोर्शन है? तो मैं सोचूंगी कि अच्छा चलो देखते हैं इसको कर सकते हैं कि नहीं। फिर दरखाइन इसमें आ गया 20 मार्क्स में, तो येस इट कैन बी अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, कि हम इसको अटेम्प्ट कर तो सकते हैं। उसके अलावा मैरिज है 10 मार्कर में। अब देखो मैंने ज्यादा फोकस किस पे करना था, मुझे 20 मार्कर्स पे, तो मेरे लिए ये तो अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी थोड़ा बहुत ठीक है। ठीक है, ऐसा वाला चीज है, तो इसीलिए मैं ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो हमने पहले डिस्कस किया उसकी तरफ ज्यादा जाऊंगी, थर्ड की तरफ उतना नहीं जाऊंगी। समझ रहे हो? वैसे ही फोर्थ देखो, यहाँ पे ह्यूमैनिटी एट द मर्सी ऑफ नेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये थोड़ा सा करंट से रिलेट करता हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इसमें हर कोई कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लगाने की कोशिश करेगा। उसके बाद दरखाइम के बारे में क्वेश्चन है, तो दरखाइम के बारे में सीधे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पढ़ो। अकॉर्डिंग टू दरखाइम द मेजर फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, तो बेसिकली एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, एजुकेशन एज अ फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो क्या मैं इसको अटेम्प्ट कर सकती हूँ? आई एम नॉट सो श्योर। ठीक है, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सोशल मोबिलिटी के बारे में क्वेश्चन है, यू कैन अटेम्प्ट दिस टू।
तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों क्वेश्चन जो है ट्रिकी हैं, तो ये तो हम बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं करने वाले, क्योंकि 20 मार्क का क्वेश्चन ही यहाँ पे इतने ट्रिकी आ गए हैं, समझ गए। तो ऐसे आपको सिलेक्ट करना है। वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे 5th क्वेश्चन तो आपको पूरा ही अटेम्प्ट करना है, ऐसे ही आप सिलेक्ट करोगे बिटवीन 6th 7th एंड 8th। ऑलराइट, अब आगे बात करते हैं हम एक एक क्वेश्चन की। यहाँ पे नाउ सी हियर कि हम यहाँ पे क्या क्या बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी, ठीक है, व्हाट शुड बी योर सोर्सेस, हाउ शुड यू लुक एट एनी क्वेश्चन, ठीक है, हाउ शुड यू स्टार्ट एनी आंसर, ठीक है, उसमें कैसा थोड़ा बहुत हम कंटेंट को डिस्कस करेंगे। हालांकि कंटेंट वुड बी आर सेकेंडरी प्रायोरिटी, हमारा मेजर एम है कि हम यहाँ पे आपको थोड़ा ओवरव्यू दे सके, एनालाइज कर सके हम पूरे पेपर को, ठीक है। तो हम ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कैसा क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर में से, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। सो नाउ सी, हाउ डिड इंटेलेक्चुअल फोर्सेस लीड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये है आपका पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना ही है। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। नाउ यू हैव टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट फर्स्ट थिंग। क्वेश्चन है अबाउट द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। दिस इज अ डायरेक्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 1, ठीक है। सोशियोलॉजी का इमर्जेंस उसमें आपको समझाया हुआ है और इसको आप कैसे यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इमर्जेंस बताना है सोशियोलॉजी का। तो आप यहाँ पे बताओगे कि सोशियोलॉजी की नीड क्यों पड़ी, व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड इट, व्हाट वर द फोर्सेस बिहाइंड इट, ठीक है। किस तरह से डार्क एज से आपको मॉडर्निटी की तरफ जाने के लिए सोशल चेंज की जरूरत पड़ी। मतलब आपने देखा कि जो मिडाइवल एरा था, फ्यूडल एरा था, उससे आप फ्यूडल एरा से आप मॉडर्न सोसाइटी की तरफ कैसे जाते हो, क्यों जाते हो, बिकॉज देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सोशल चेंजेस एंड हाउ दिस सोशल चेंजेस अकर बिकॉज ऑफ मल्टीपल फोर्सेज। यहाँ पे बहुत सारी फोर्सेज के कारण ये सोशल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण एक पैराडॉक्स सा बन जाता है हमारी सोसाइटी में। ये पैराडॉक्स कैसा है, एक तरफ आपको होप देखने को मिलता है, ठीक है, एक पॉजिटिव रे देखने को मिलती है, एक ऑप्टिमिज्म देखने को मिलता है, दूसरी तरफ आपको डिस्पेयर देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, एक तरफ आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, एक तरफ आपको नेगेटिविटी देखने को मिलती है। ऐसे सिचुएशन में जो ये पैराडॉक्स है सोशल चेंज के कारण जो आया है, ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह से सोसाइटी को स्टेबल रखोगे, बैलेंस रखोगे, इसके लिए यहाँ पे सोशल लॉज की जरूरत थी। थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन करने की जरूरत थी हमको कि किस तरह से सोसाइटी आगे बढ़ेगी। इसी के लिए सोशियोलॉजी की नीड सामने आती है। तो व्हेन डार्क एजेस से हम मॉडर्निटी की तरफ यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, तब यहाँ पे क्योंकि इतने सारे सोशल चेंजेस है, that led to the emergence of and that led to the need of sociology. Okay, अब यहाँ पे कौन से फोर्सेस थे behind the social changes? तो यहाँ पे कई सारे फोर्सेस थे, जैसे सोशो इकोनॉमिक फोर्स था जिसको आप यहाँ पे बता सकते हो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। उसके बाद एक पॉलिटिकल फोर्स था जिसको आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बता सकते हो, और एक था यहाँ पे इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन जो कि आप यहाँ पे एनलाइटनमेंट से बता सकते हो। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे इंटेलेक्चुअल फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि दिस इज टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट दैट एनलाइटनमेंट एंड काउंटर एनलाइटनमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि आपको इसमें लिखना बेसिकली क्या है। अब इतना सारा मैंने जो समझाया, इसमें से आपको फोकस करना है एनलाइटनमेंट और काउंटर एनलाइटनमेंट वाले टॉपिक पे, ठीक है। नाउ यू विल बी एक्सप्लेनिंग हियर व्हाट इज एनलाइटनमेंट, ठीक है। एनलाइटनमेंट 17-18 सेंचुरी में जब आया तो यहाँ पे देखा गया कि साइंस एंड टेक का राइज हुआ, रिलीजन टुक अ सेटबैक, रिलीजन के एक नए पैमाने सामने आए, सेक्युलरिज्म सामने आया। अब जो ह्यूमन था वो यूनिवर्स के सेंटर पे गॉड को नहीं खुद को रखता था, ह्यूमैनिटी बढ़ी, ठीक है, वोयेजेस बढ़े, रैशनलिज्म बढ़ा, इंडिविजुअलिज्म बढ़ा, टेम्पररी जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। पहले क्या होता था, पहले लोग जो थे जो रिलीजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया करते थे, जो डार्क एजेस की मैं बात कर रही हूँ, उसमें ये माना जाता था कि जो भी प्रॉब्लम है ना ये गॉड गिवन है, ठीक है, और इसको आप हटा नहीं सकते, दिस इज परमानेंट, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेटिफिकेशन आप देखोगे, जैसे आपने स्टेट्स के बारे में देखा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो इस तरह से ये माना जाता था कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे रैशनैलिटी आई, जैसे जैसे एनलाइटनमेंट आया, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन आया, वैसे वैसे पता चला कि नहीं ये प्रॉब्लम्स टेम्पररी हैं और इनको बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, बाय न्यू आइडियाज, बाय रैशनलिज्म, बाय लॉजिक यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, ये समझ में आया। इसके बाद यहाँ पे काउंटर एनलाइटनमेंट का भी थॉट आया, जहां एनलाइटनमेंट इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करता था, काउंटर एनलाइटनमेंट का काम था ग्लोरीफाई करना सोसाइटी को। तो यहाँ पे इसका गोल था कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, सोसाइटी की स्टेबिलिटी वाज द गोल। तो यहाँ पे मेजरली सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई, सोशियोलॉजी इमर्ज हुई दोनों के कॉम्बिनेशन से, एनलाइटनमेंट और काउंटर एनलाइटनमेंट के कॉम्बिनेशन से। कैसे, यहाँ पे गोल्स फॉलो किए गए काउंटर एनलाइटनमेंट के, कि हमको सोसाइटी में स्टेबिलिटी चाहिए, ये हमारा गोल था। लेकिन हमारा पाथ क्या था, इंडिविजुअल को फोकस करना, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म को फोकस करना, सोशल इंजीनियरिंग करना, मतलब कि ऐसे इंडिविजुअल्स को यहाँ पे ऐसी वैल्यूज इंडिविजुअल्स में इंकलकेट करना, ऐसे इंडिविजुअल्स को
इंजीनियर करना कि वो ऐसे सोशल नॉर्म्स को फॉलो करें जो सोसाइटी को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए। और बेसिकली हमारा काम क्या था, सोशियोलॉजी की इमर्जेंस की नीड क्या थी कि हम चाहते थे सोसाइटी यहाँ पे स्टेबल बनी रहे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है। यू हैव टू बेसिकली एड्रेस द एनलाइटनमेंट, counter enlightenment and how it led to the emergence of sociology. You have to tell about this paradox also कि किस तरह से यहाँ पे उथल पुथल मच गई और उसके बाद यहाँ पे एक स्टेबिलिटी की जरूरत आई जिसको कि यहाँ पे सोशियोलॉजी ने केटर कर लिया। तो दिस हैज टू बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इज सोशियोलॉजी और वैल्यू फ्री साइंस, डिस्कस। तो यहाँ पे आपसे देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये सोशियोलॉजी एज अ साइंस जो चैप्टर 2 है आपका, यूनिट 2 है, उसमें से आता है। यहाँ पे आपको सीधे एक ऑप्शन, एक एक्सप्लिसिटली आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा, वैल्यू, फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू फ्री साइंस है क्या सोशियोलॉजी, ये पूछा है। तो हमेशा से यहाँ पे आप ऐसे शुरू कर सकते हो कि यहाँ पे हमेशा से सोशियोलॉजी और साइंस के बीच में एक ट्राइस्ट देखने को मिलता है, एक डिबेट देखने को मिलती है कि क्या सोशियोलॉजी और साइंस एक ही है, क्या सोशियोलॉजी एक तरह का साइंस है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब क्या सोशियोलॉजी एक साइंस है, पहले तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा, फिर आप बताओगे कि क्या ये वैल्यू फ्री भी है। तो सबसे पहले तो क्या सोशियोलॉजी एक साइंस है, इसमें आप थिंकर्स को बताओगे कि ये देखो, अब जितने थिंकर्स को आप इन्वॉल्व करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, थिंकर्स इन्वॉल्व करोगे तो एक सोशियोलॉजिकल टच मिलेगा, आप उनको स्प्रिंकल कर सकते हो अपने आंसर्स में। ओके, नाउ you'll tell about Durkheim, Comte, Spencer. आप बताओगे कि ये पॉजिटिविस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। पॉजिटिविस्ट स्कूल टॉक्स अबाउट दैट सोशियोलॉजी इज अ काइंड ऑफ साइंस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे सेम मेथोडोलॉजीज हम लगा सकते हैं जैसे कि हम साइंस में लगाते हैं। ठीक है, तो दरखाइम, कॉम्ट और स्पेंसर बोलते हैं कि यस सोशियोलॉजी इज अ साइंस। व्हाई इट इज अ साइंस? क्योंकि ये बताते हैं कि इसको आप इन्वेस्टिगेट करते हो एम्पेरिकल मीन्स से, ऑब्जर्वेशनल फैक्ट से। ठीक है, यूनिवर्सल आप इसके लिए लॉज बनाओगे, अल्टीमेटली थ्योरीज बनाओगे, ऐसा कहते हैं ये। लेकिन वेबर बोलते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, वेबर ऐसे बोलते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सोशल एक्ट होता है उसको आप सिर्फ एक रिएक्शन के तौर पे नहीं देख सकते। आप सिर्फ ये नहीं देख सकते कि बाहर जो ऑब्जर्वेशनल फैक्ट्स दिख रहे हैं आपको, सिर्फ उनसे आप सोशियोलॉजी को डिराइव नहीं कर सकते। इसमें आपको मीनिंग्स एंड मोटिव्स रखने की भी जरूरत है। ठीक है, मीनिंग्स एंड मोटिव्स का पता करने की भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, ठीक है, वो घर आता है, वो बोलता है मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, अब आप ये नहीं देखोगे वो खाना नहीं खा रहा, ये एक ऑब्जर्वेबल फैक्ट है, लेकिन वो क्यों खाना नहीं खा रहा, क्या वो दुखी है, क्या वो स्ट्रेस्ड है, क्या वो गुस्से में है, व्हाट आर द मीनिंग एंड मोटिव्स बिहाइंड इट, इसको भी आपको साथ में लेना पड़ेगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी बेटर। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि ये सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस, लेकिन अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज नॉट अ कंप्लीट साइंस बट इट इज अ सोशल साइंस, जहां पे आप इन्वेस्टिगेशन के लिए एम्पेरिकल मीन्स का यूज कर सकते हो, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का यूज कर सकते हो, बट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट मीनिंग्स एंड मोटिव्स टू। ठीक है, इसके बाद क्या ये वैल्यू फ्री है? तो देखो, वैल्यू फ्री होने का मतलब है ऑब्जेक्टिविटी होना। ठीक है, वैल्यू फ्री होने का मतलब है बिल्कुल कोई भी प्रेजुडाइजेस आप ना रखो। जैसे वेबर इसकी सीधे बात करते हैं, वन ऑफ द टूल ऑफ वेबर इज बीइंग वैल्यू न्यूट्रल। ठीक है, तो वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करते हैं वेबर। ओके, तो इसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वैल्यू फ्रैंक एंड वैल्यू रेलेवेंस वाला जो कंसेप्ट है वेबर का, कि अगर आप यहाँ पे वैल्यूज से बायस्ड हो तो आप यहाँ पे फ्रैंकली मेंशन कर दो कि हाँ भाई यहाँ पे हमने वैल्यूज यूज की है, हमारा वैल्यूज का बायसनेस यहाँ पे दिखता है। वैल्यू रेलेवेंस की क्या यहाँ पे नोशन है? वैल्यू रेलेवेंस का नोशन है कि यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज को यूज करोगे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। कैसे? जैसे कि यहाँ पे मार्क्स देख रहे हो आप, ये मार्क्स का फोटो है। ठीक है, मार्क्स ने यहाँ पे डिसाइड ये एलिनेशन के बारे में स्टडी की। ठीक है, दास कैपिटल लिखा, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में बात की। तो इनका जो चॉइस की, इन्होंने टॉपिक की चॉइस की, वो इनकी वैल्यूज से बायस्ड था, क्योंकि ये ऐसे टाइम में इनका बैकग्राउंड ऐसा था कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। इन्होंने देखा था कि जो वर्कर क्लास है उसका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो इनके दिमाग में ऑलरेडी कुछ प्रेजुडाइजेस थे, कुछ वैल्यूज थी, जिनके बेसिस पे इन्होंने टॉपिक को चूज किया। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको टॉपिक चूज करना है वहां पे आप वैल्यूज यूज कर सकते हो, क्योंकि यू हैव टू डिसाइड व्हाट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी टू डिस्कस। ठीक है, तो ये वैल्यू रेलेवेंस की भी इन्होंने बात की। इसके बाद दरखाइम बोलते हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल वैल्यू की यहाँ पे बात नहीं करनी, वैल्यू फ्री होना चाहिए साइंस, वैल्यू फ्री साइंस सोशियोलॉजी। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे सोशल फैक्ट की बात करते हैं दरखाइम, और आप इसमें बता सकते हो दैट दरखाइम व्हेन ट्राइज टू इन्वेस्टिगेट, व्हेन ट्राइज टू कलेक्ट द डाटा, ही टेल्स the steps about data collection। और इसमें ये बोलते हैं when you have to collect data you have to treat any social fact as a thing। ठीक है, मतलब आप उसको एक थिंग की तरह ट्रीट करोगे, कोई नॉन लिविंग थिंग की तरह कि उसके अंदर कोई मीनिंग्स मोटिव्स नहीं है, ऐसे ट्रीट करोगे। आपको अपने वैल्यूज यहाँ पे नहीं लगानी, ये दरखाइम बोलते हैं। तो दोनों का मिला जुला यहाँ पे डिबेट देखने को मिलती है, और फिर अल्टीमेटली आप इसको कंक्लूड कर सकते हो गुनार मिर्जल से। तो गुनार मिर्जल क्या बोलते हैं कि कंप्लीटली वैल्यू फ्री होना तो पॉसिबल नहीं है। वैल्यू फ्री होना एक डिजायरेबल चीज हो सकती है, लेकिन कंप्लीटली वैल्यू फ्री होना पॉसिबल नहीं है।
इंस्टीड यू शुड बी वैल्यू न्यूट्रल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो बेसिकली आपको यहाँ पे इस तरह से टॉपिक्स को पकड़ के रखने की जरूरत है, समझ गए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेथोडोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स विच फॉर्म्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कॉमेंट। तो देखो यहाँ पे मेथोडोलॉजी की बात की गई है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे जो मेजर टर्म है ना, इसको आपको अंडरलाइन करना है। ऑलराइट, तो अब इनको आपको कनेक्ट करना है कि क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसे बनती है, ऐसे रूल्स, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर से बनती है जो मेथोडोलॉजी फॉलो करती है, इसके बारे में आपको कॉमेंट करना है। यू हैव टू बेसिकली एलैबोरेट अबाउट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल दैट व्हाट इज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, कि ये एक रैशनल, सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन है ट्रुथ का। ट्रुथ को एक तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक रैशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करना, रियलिटी को एक्सप्लेन करना इज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा डिजायरेबल भी होती है सोशियोलॉजी में, सो दैट यू डोंट टर्न वैल्यू बायस्ड। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट आर फॉलोड ड्यूरिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, दैट इट नीड्स टू बी एम्पेरिकल, इट नीड्स टू बी बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशनल, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल फैक्ट्स के ऊपर यहाँ पे बात होनी चाहिए, क्यूमुलेटिव होनी चाहिए, यानी कि इंटर रिलेशनशिप होनी चाहिए, मतलब कि जो चीज यहाँ पे सच है वही चीज दूसरे चीज में भी, दूसरी जगह पे भी सच हो, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी वो सच हो। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब कि कोई चीज आप जिसका भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों पे बेस्ड होती है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। दीज आर सम प्रिंसिपल्स दैट आर टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द मेथोडोलॉजी फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। देन यू कैन टेल अबाउट जॉर्ज लर्नबर्ग, ठीक है। इन्होंने बताया कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? पहले तो आप ऑब्जर्व करोगे सिस्टमैटिकली, देन उसको कैटेगराइज करोगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन करोगे, और तीसरा उसको इंटरप्रेट करोगे। ये तीनों चीजें होंगी सिस्टमैटिक स्टेप्स में हो रही है। तो यहाँ पे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, और यहाँ पे प्रोसीजर्स कैसे फॉलो हो सकते हैं सिस्टमैटिकली। तो देखो यहाँ पे 5 स्टेप्स होते हैं। कैसे? एक तो आप प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करोगे, ठीक है, कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। तो यहाँ पे आपने प्रॉब्लम डिफाइन करी। इसमें आप वैल्यू फ्रैंक हो सकते हो, जैसे कि हमने अभी बात की थी मार्क्स की, दैट मार्क्स वाज वैल्यू फ्रैंक हियर, कि उन्होंने यहाँ पे जिस टॉपिक को चूज किया दैट वाज बायस्ड बाय हिज बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, ठीक है, ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज हाइपोथेसिस आप बनाते हो। हाइपोथेसिस में आप एक अनटेस्टेड स्टेटमेंट सामने रखते हो जो आपको बेसिकली डायरेक्शन देती है आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। दिस इज अनटेस्टेड, जिसको आप वेरीफाई करोगे एंड में। इसके अलावा यहाँ पे डाटा कलेक्शन होता है, ठीक है, तो डाटा कलेक्शन हैज टू बी कंप्लीटली एम्पेरिकल। देन इंटरप्रिटेशन करोगे। अब इसमें इंटरप्रिटेशन के आपके तरीके हो सकते हैं, आप पॉजिटिविस्ट हो सकते हो, आप नॉन पॉजिटिविस्ट भी हो सकते हो। जैसे वेबर जो थे ये मैक्रो और माइक्रो दोनों एस्पेक्ट्स को लेते थे। दरखाइम जो थे ही टॉक्ड अबाउट मेजरली सोशल रियलिटी, मेजरली अबाउट सोसाइटी, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन आपकी किस तरह से होने वाली है ये भी डिपेंड करता है। एंड अल्टीमेटली यू गो फॉर थ्योरी बिल्डिंग। यहाँ पे आप अल्टीमेटली यहाँ पे प्रेडिक्शन करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जो आइडियाज हैं, जो फैक्ट्स हैं, इनको इंटरलिंक करके एक प्रेडिक्शन करते हो सोसाइटी के बारे में। तो दिस इज अबाउट थ्योरी, ठीक है। जैसे कि दरखाइम ने सुसाइड के केस में एक थ्योरी दी कि सुसाइड जो है मतलब कि सुसाइड जो है वो वहां होती है जहाँ पे इंटीग्रेशन कम या ज्यादा, बहुत ज्यादा या बहुत कम इंटीग्रेशन हो, जहाँ पे रेगुलेशन बहुत ज्यादा या बहुत कम हो। तो दिस इज अ काइंड ऑफ थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी बिल्डिंग होती है। अल्टीमेटली देयर इज अ क्रिटिसिज्म ऑल्सो, कि अडोर्नो का क्रिटिसिज्म है, ठीक है। उसके बाद लैब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे सोशियोलॉजी में आप लैब के, जैसे आप साइंस में लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हो वैसे आप सोशियोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कही गई है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से सही नहीं है सोशियोलॉजी में। तो यू हैव टू कंप्लीट द टॉपिक हियर, ठीक है, कि आपने शुरू किया, थोड़ा सा आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद आपने एक एक चीज को यहाँ पे प्रूव किया कि रूल्स हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल्स भी हैं, प्रोसीजर्स भी हैं, एंड अल्टीमेटली दिस मेथोडोलॉजी बिकम्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। बट यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी है, और इस तरह से आप इसको एंड करोगे। ऑलराइट, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Ideal types of Max Weber are mental constructs. They do not correspond to the reality. Give your views. So देखो यहाँ पे मैक्स वेबर के बारे में क्वेश्चन है, एंड मैक्स वेबर का एक आइडियोलॉजिकल टूल है जिसको हम कहते हैं आइडियल टाइप, ठीक है। तो आइडियल टाइप यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन है ना, एक्सप्लिसिटली जितने मेंशन्ड है उनको तो आप बहुत अच्छे से करके जाना ही है, ठीक है। जो बाहर से आ जाए, करंट अफेयर से लिंक करके आ जाए, उनके बारे में हम सोचेंगे, इनको तो आप बिल्कुल अच्छे से करके जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप बताओगे कि वेबर के कुछ मैक्रो और माइक्रो एस्पेक्ट्स थे जिसको इसने स्टडी किया, वेबर ने स्टडी किया। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे थिंकर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हो। फिर इनके 4 आइडियोलॉजिकल टूल्स थे, जिसमें से एक था आइडियल टाइप। So basically what is ideal type? You'll mention it here that it is one-sided accentuation of viewpoints, कि एक ही व्यू पॉइंट को आप उसी साइड में खींच रहे हो चीज को। मतलब जैसे जो देखो रियलिटी जो होती है ना, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स,
इसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, ठीक है, कई सारे डायमेंशन होंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन होंगे, पॉलिटिकल होंगे, रिलीजियस होंगे, सोशल होंगे, ठीक है, एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, हर तरह के डायमेंशन होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने कोई भी एक डायमेंशन पकड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल सोशल डायमेंशन पकड़ा और इसी डायरेक्शन में आप काम करना शुरू कर रहे हो, तो दैट इज अ काइंड ऑफ आइडियल टाइप। ओके, अब इसको कुछ लोग यार्डस्टिक कहते हैं, कुछ लोग इसको मेजरिंग रॉड कहते हैं, ये भी आप बताओगे। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि एम्पेरिकल रियलिटी से आप कितना दूर हो, ठीक है, मतलब एम्पेरिकल रियलिटी जो आइडियल चीजें होनी चाहिए एक जगह पे, उससे कितना दूर है। लेकिन ये आइडियल टाइप कोई नॉर्मल टाइप नहीं है या आइडियली एथिकल टाइप नहीं है। ये देखो, आप समझो कि कोई भी जो रियलिटी है वो सिर्फ एक डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आइडियल टाइप सिर्फ एक डायमेंशन की बात करता है। सो इट कैन नॉट बी अ रियलिटी, एनी आइडियल टाइप डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ठीक है, क्योंकि रियलिटी काफी कॉम्प्लेक्स होती है। उसी को सिंप्लीफाई करके पढ़ने के लिए वेबर ने अपना ये आइडियोलॉजिकल टूल बनाया है। सो ये एक सिर्फ आपको डायरेक्शन देती है, कैटेगराइज करती है, सिलेक्टिविटी देती है, ठीक है। और इसको ये भी कहा जाता है इट इज द एक्सपेरिमेंट। सोशल साइंस में, जैसे साइंस में आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, वैसे ही सोशल साइंस का इक्विवेलेंट है आइडियल टाइप। ऑलराइट, इसके बाद आप इसका थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म बताओगे कि जैसे देखो, इन्होंने बताया मेंटल कंस्ट्रक्ट है, नहीं पूरी तरह से सब्जेक्टिव है, नहीं पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, तो क्रिटिसिज्म इनका ये होता है, तो फिर है क्या, आपने ये तो बताया नहीं, ठीक है। अब इसको आप एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे रेलेवेंस भी बता सकते हो कि वेबर ने इस आइडियल टाइप को यूज करके बहुत ही अच्छी स्टडीज की। जैसे सोशल एक्शन के 4 टाइप्स इन्होंने बताया, ठीक है, कि गोल्ड रैशनल क्या होता है, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन क्या होता है, इफेक्टिव सोशल एक्शन क्या होता है, इस तरह से 4 टाइप्स बताए। फिर अथॉरिटीज में भी इन्होंने 3 टाइप्स बताई। यहाँ पे देखो, ये पिक्चर में इन्होंने बताया कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है। ये आइडियल टाइप है ना, मतलब कोई भी आप सोसाइटी देखोगे वहां एक अथॉरिटी नहीं होगी, लेकिन ये आइडियल टाइप ही है, इनका मेंटल कंस्ट्रक्ट ही है जो ये एक अथॉरिटी की बात करते हैं एक समय पे। जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करते हैं, यहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, एल्डर्स रूल करते हैं, गवर्न करते हैं। दूसरा कोई कैरिज्मेटिक अथॉरिटी हो सकती है, और तीसरा यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी होती है जो लीगल रैशनल अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पे इस तरह से आप रेलेवेंस समझाते हुए इसको कंक्लूड कर सकते हो। ऑलराइट, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एनालाइज द रेलेवेंस ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स इन द स्टडी ऑफ सोशल चेंज। तो सोशल चेंज को पढ़ते हुए पैटर्न वेरिएबल्स की स्टडी आपको बतानी है, कि इसको एनालाइज करना है, कितना ये पॉजिटिव है, कितना अच्छे इसके बेनिफिट्स मिले, और कितना ये उतना कारगर नहीं है, क्या क्रिटिसिज्म है इसके। तो यू हैव टू एनालाइज दिस, ठीक है। और इसकी रेलेवेंस मतलब आपको इसको थोड़ा सा करंट से भी जोड़ना है। तो यहाँ पे आप पहले तो बताओगे कि ये किसका टॉपिक है, ये है टेलकॉट पार्सन्स का। तो टेलकॉट पार्सन्स के बारे में आप थोड़ा सा पहले बताओगे कि ही वाज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे। ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे। इनका एम था कि स्टेबिलिटी और सोसाइटी में ऑर्डर कैसे लाया जाए, तो बेसिकली ये इनका एम था। इसी के लिए ये सोशल एक्शन को लेकर आए। सोशल एक्शन की इन्होंने कई सारी कंडीशंस बताई, लेकिन इन्होंने बताया कि यहाँ पे कई सारी ओरिएंटेशन हो सकती है। कोई भी पर्सन का जो सोशल एक्शन है उसमें 2 ओरिएंटेशन हो सकती है, एक हो सकती है मोटिवेशनल और एक हो सकती है वैल्यू ओरिएंटेशन। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन जो है वो उस पर्सन को इंडिविजुअलिस्टिक सोशल एक्शन की तरफ ले जाती है, और वैल्यू ओरिएंटेशन जो है वो उसको सोशल नॉर्म्स, सोशल रूल्स से फॉलो करने के लिए यहाँ पे अबाइड करती है। तो इन दोनों ओरिएंटेशन में से चुन पाना कि कौन सा सोशल एक्शन आगे बढ़ेगा, उसके लिए यहाँ पे आपको डिलेमा फेस करनी पड़ती है। और ये डिलेमा ये बताते हैं पैटर्न वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो पैटर्न वेरिएबल्स को अब यहाँ पे आप, ये छोटा सा आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब यहाँ पे आप पैटर्न वेरिएबल्स को डिफाइन करोगे कि पैटर्न वेरिएबल्स हैं क्या। बेसिकली दे आर द फंडामेंटल डिलेमास दैट अ पर्सन फेसेस व्हाइल सेलेक्टिंग अ सोशल एक्शन। ये आपका ओरिएंटेशन डिसाइड करेगी कि आप कौन से ओरिएंटेशन की तरफ जा रहे हो, मोटिवेशनल की तरफ कि वैल्यू की तरफ। इसके बाद ये बताओगे कि देयर इज अ डाइकोटोमी, ठीक है, कि डाइकोटोमी है कि आप किस वाले को चूज करोगे, मोटिवेशनल को कि वैल्यू वाले को। अब यहाँ पे आप 5 जो भी पार्सन्स ने बताए हुए हैं 5 पैटर्न वेरिएबल्स, उनके बारे में बताओगे। देयर आर 5 पैटर्न वेरिएबल्स, जैसे कि ये वाला जो पैटर्न वेरिएबल है ये बात करता है वैल्यू ओरिएंटेशन की, और ये वाला जो है ये बात करता है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन की। ओके, सो यहाँ पे आप इसकी रेलेवेंस भी बताते जाओगे साथ के साथ, कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये रेलेवेंस इसकी है कि ये सोसाइटी का टाइप आपको समझाता है। अगर ये मोटिवेशनल की तरफ जा रहा है, ठीक है, मोटिवेशनल पैटर्न वेरिएबल की तरफ जा रहा है, तो मतलब आपकी सोसाइटी काफी ट्रेडिशनल है। और अगर आप यहाँ पे उल्टा बता दिया मैंने, वैल्यू ओरिएंटेशन की तरफ जा रहे हो तो आपकी सोसाइटी काफी ट्रेडिशनल है, और अगर आप मोटिवेशनल ओरिएंटेशन की तरफ जा रहे हो तो आपकी सोसाइटी मॉडर्न या एडवांस्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से ये सोसाइटीज लाई करती हैं, ये है हमारा मोटिवेशनल, ये है हमारा वैल्यू ओरिएंटेशन, और इसके बीच में ये है न्यूट्रल। कोई भी जो सोसाइटी है यहाँ पे इसके कुछ पैटर्न वेरिएबल्स हैं, इसके कुछ पैटर्न वेरिएबल्स हैं। कोई भी सोसाइटी एक्सट्रीम्स पे लाई नहीं करती, या तो यहाँ लाई करेगी या यहाँ लाई करेगी। जैसे इंडिया की बात करूं तो इंडिया यहाँ लाई करता है, अमेरिका की बात करूं यूएसए की तो वो यहाँ लाई करता है,
ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ये आप बताओगे इसको कनेक्ट करके पैटर्न वेरिएबल से, जैसे आप बताओगे यहाँ पे एस्क्रिप्शन अचीवमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफ्यूजिवनेस और स्पेसिफिसिटी क्या है, पर्टिकुलरिज्म यूनिवर्सलिज्म क्या है, अफेक्टिविटी अफेक्टिव न्यूट्रलिटी क्या है, कलेक्टिव ओरिएंटेशन और सेल्फ ओरिएंटेशन, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और इसको आप कैसे इन सोसाइटी से रिलेट कर पा रहे हो ये आप बताओगे। इस तरह से आप रेलेवेंस इसकी बता सकते हो। पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि ये आपको समझ नहीं आता कि क्या पैटर्न वेरिएबल किस पैटर्न वेरिएबल को चुने। उसमें आपकी हेल्प कर सकता है रोल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड रोल इंटरनलाइजेशन, ठीक है। इसकी रेलेवेंस इस तरह से हो गई। और इसका क्रिटिसिज्म एंड में आप बता सकते हो कि यहाँ पे पार्सन्स की जो ये थ्योरी है इसे ग्रेट ग्रैंड फंक्शनल थ्योरी कहा गया है, जिसकी कोई भी प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनको टोटोलॉजी या टीलियोलॉजी कहा गया है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो। अल्टीमेटली आप इसको एक पॉजिटिव नोट पे एंड करोगे, ठीक है, कि ये चीज ने एनरिच किया है सोशियोलॉजी की नॉलेज को और कहीं ना कहीं एक अलग पर्सपेक्टिव दिया है हमको एनालाइज करने को सोसाइटीज को। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का ए यानी कि 20 मार्क का क्वेश्चन है ये। आर.के. मोर्टन के रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है ये, अबाउट द व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ आर.के. मोर्टन टू द फंक्शनलिज्म ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रिंग आउट द लिमिटेशंस ऑफ द लेटेंट फंक्शंस। तो यहाँ पे आर.के. मोर्टन की पहले तो बात की हुई है, ठीक है। उसमें पूछ रहे हैं कि ये किस तरह से फंक्शनलिज्म को रिस्पॉन्ड करते हैं और लेटेंट फंक्शंस के लिमिटेशंस। तो दो सब पार्ट्स हैं, मेजर पार्ट इज दिस वन एंड देन यू विल एड्रेस दिस वन टू, ठीक है। तो आर.के. मोर्टन के बारे में आप थोड़ा सा बताओगे कि ये फंक्शनलिज्म को क्रिटिसाइज करते थे। ये बोलते थे कि फंक्शनलिज्म कोई आइडियोलॉजी नहीं सिर्फ एक मेथोडोलॉजी है, और इन्होंने हालांकि फंक्शनलिज्म को कहीं ना कहीं फॉलो किया है लेकिन अपने आप को ये फंक्शनलिस्ट नहीं कहना चाहते थे, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट इनको अपने आप को नहीं कहलवाना था। तो ये नियो फंक्शनलिस्ट की तरह सामने आए। इन्होंने अपनी कुछ टेंडेंसीज को फॉलो किया नियो फंक्शनलिज्म की, और एक तरह से नियो फंक्शनलिज्म के ओरिजिनेटर और डेवलपर की तरह इनको देखा जाता है। तो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों एस्पेक्ट्स को लेते थे ये। देखो जनरली जो फंक्शनलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ ऑर्डर को देखते थे, स्टेबिलिटी को देखते थे। जैसे अभी हमने पार्सन्स की बात करी तो ये सिर्फ स्टेबिलिटी की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे आर.के. मोर्टन कॉन्फ्लिक्ट की भी बात करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ फंक्शंस की बात करते थे, ये डिसफंक्शंस की भी बात करते हैं। एम्पेरिकल बेसिस पे ये कलेक्ट करने को कहते हैं डाटा को। डेमोक्रेटिक कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपके दिमाग में ये है कि फंक्शनलिज्म कैसे हो, स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करोगे सोसाइटी में। अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको भी एड्रेस आपको करना चाहिए, और मल्टी डायमेंशनल आपकी स्टडी पूरी होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोलते हैं आर.के. मोर्टन इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं कि फंक्शनलिज्म का इतना क्रिटिसिज्म क्यों होता है, इसको इतना कंजर्वेटिव टीलियोलॉजी क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं ना, अजम्पशंस ले लेते हैं जो कि अनटेस्टेड अजम्पशंस होते हैं, और इन अजम्पशंस के बेसिस पे थ्योरी बना लेते हैं। नाउ व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ दीस फंक्शनलिस्ट, इसको ये मॉडिफाई करते हैं, पोस्टुलेट्स को मॉडिफाई करते हैं। तीन कौन से अजम्पशंस हैं, एक है फंक्शनल यूनिटी के, एक है फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी का, और एक है यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म का। इन तीनों जो पोस्टुलेट्स हैं, इन तीनों के कारण ये बोलते हैं फंक्शनलिज्म को इतना क्रिटिसाइज किया जाता है और फंक्शनलिज्म इतना कंजर्वेटिव होकर रह गया है। तो बोलते हैं कि इसको हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, और ये कहते हैं कि हम अपना एक फंक्शनल पैराडाइम बनाएंगे। ये फंक्शनल पैराडाइम जो होगा ये सिर्फ फंक्शंस की बात नहीं करेगा, डिसफंक्शंस की भी बात करेगा। ये फंक्शंस में भी मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस की बात करेगा, नॉन फंक्शंस की भी बात करेगा। तो ये सभी चीजों को देखेगा साथ में, और इन तीनों को मॉडिफाई करेगा, कोडिफाई करेगा इन फंक्शनल पैराडाइम, ठीक है। और इसमें ये मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस की बात करते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ पे आपसे लेटेंट फंक्शंस के लिमिटेशंस पूछे। उसके बाद फिर आप इनको डिफाइन करने के बाद आप लेटेंट फंक्शंस के ऊपर आओगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है कि ये जो है ये डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं होते, डायरेक्टली इंटेंडेड नहीं होते। जो सोशियोलॉजिस्ट है ये इसको बाहर की सोसाइटी से देखता है, इसीलिए इसको दिखने को मिलते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि ये सोशियोलॉजिस्ट जो है अपनी वैल्यू बायस की बेसिस पे इसको देखे, या फिर हो सकता है कि ये एक्चुअल में ऐसा कुछ हो ना, लेकिन यहाँ पे बिकॉज द सोशियोलॉजिस्ट वांट्स, तो इसीलिए वो इसको यहाँ पे मेंशन करते, इसीलिए ये वैल्यू लेडन हो सकते हैं काफी ज्यादा, और ये लिमिटेशन इसकी हो सकती है। तो इस तरह से आप इस आंसर को कंक्लूड करोगे। ना आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये पिक्चर काय का है, तो ये एक होपी ट्राइब है, ठीक है, जिसको स्टडी किया था यहाँ पे मोर्टन ने, और ये बताते हैं ये एक होपी ट्राइब है। बेसिकली इसको मोर्टन ने स्टडी नहीं किया था। होपी ट्राइब इसमें क्या करते हैं ना, ये कि एक रेन डांस करते हैं, और इनको लगता है कि इससे रेन गॉड अपीज हो जाएंगे और इधर रेन्स हो जाएंगी, बारिश हो जाएंगी। तो इसका लेटेंट फंक्शन और इसका मैनिफेस्ट फंक्शन के तौर पे आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कि मैनिफेस्ट फंक्शन इसका ये था, ये ट्राइब को ये लगा कि हम डांस करेंगे तो यहाँ पे रेन गॉड अपीज हो जाएंगे
प्लीज हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे बारिश हो जाएगी। लेकिन लेटेंट फंक्शन इसका ये था कि यहाँ पे क्योंकि सब लोग साथ में आ रहे हैं, सोसाइटी साथ में आ रही है, इंटीग्रेट हो रही है, सोलिडारिटी आ रही है, इसीलिए एक तरह से एंग्जाइटी रिमूवर ये एक्ट कर रहा है ये डांस। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन का कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो। तो जितना आप एग्जाम्पल्स दोगे ना उतना आपका आंसर एनरिच होगा, जितने आप सोशियोलॉजिस्ट को यहाँ पे कोट करोगे उतना आपका आंसर यहाँ पे एनरिच होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर हिरार्की एंड एक्सक्लूजन द मेजर इम्पेडिमेंट्स ऑफ द इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी में मेजर इम्पेडिमेंट्स की तरह कैसे काम करते हैं हिरार्की एंड एक्सक्लूजन। तो दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो स्ट्रेटिफिकेशन वाला टॉपिक जो है उसमें आप ये डायरेक्ट टॉपिक्स देखोगे तो यहाँ पे पहले तो आप हिरार्की को डिफाइन करोगे कि ये क्या है, इनइक्वालिटी अरेंज्ड इन ऑर्डर। ठीक है, तो अगर इनइक्वालिटी को आप ऑर्डर में अरेंज कर दो तो यहाँ पे ये बन जाती है हिरार्की। सो बेसिकली आपने देखा होगा इनइक्वालिटी इज द जनरलाइज्ड टर्म, देन कम स्ट्रेटिफिकेशन, एंड स्ट्रेटिफिकेशन में भी उसके बाद जब अरेंजमेंट होता है ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा, मतलब ऑर्डर क्या रहेगा, प्रेसिडेंस का, डोमिनेंस का, उसके बेसिस पे यहाँ पे हिरार्की बनती है। ठीक है, तो ये आप हिरार्की को डिफाइन करोगे। फिर आप बताओगे कि किस तरह से इसने ट्रांसफॉर्मेशन होने से रोका है सोसाइटी का। जैसे कि यहाँ पे हिरार्की को इस तरह से भी मानते हैं कई एक्सपर्ट्स कि ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में होता था। हिरार्की जनरली ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ज्यादा देखने को मिलती है जहाँ पे कास्ट डोमिनेट करती है, और ये कास्ट ही क्या है ना, ये मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जो है सोसाइटी को, ओवरऑल सोसाइटी को हेड नहीं करने देती मॉडर्न सोसाइटी की तरफ दिस कास्ट। ठीक है, तो ये हिरार्की एक कारण बनती है इसको आगे ना बढ़ने देने का। फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट भी ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स के बीच में भी एक क्लासेस क्रिएट कर देती है, स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट कर देती है, जिसके कारण और आगे नहीं बढ़ पाती सोसाइटी। मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि यहाँ पे सोसाइटी के जो रुकने का जो कारण है वो हिरार्की ही है। यहाँ पे जो पावरफुल क्लास है वो डोमिनेट करती है ओवर द नॉन पावरफुल क्लास, तो हैव्स जो है वो डोमिनेट करते हैं हैव नॉट्स के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन के तौर पे देखा जा रहा है हिरार्की को। तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन को रोकती है सोसाइटी के मॉडर्न और एडवांस्ड बनने से। अब एडवांस सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी किसके ऊपर बेस्ड है, इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, लिबर्टी के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, इन सभी जो वैल्यूज के ऊपर मॉडर्न सोसाइटी बेस्ड है वहां तक पहुंचने नहीं देती ये हिरार्की हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज को। ठीक है, जैसे कि हम आज भी इंडिया में देखते हैं। देन जैसे आप भी देखते होगे ना, रिजर्वेशन की बात करता है हर कोई कि हमको भी रिजर्वेशन दे दो, हमको भी रिजर्वेशन दे दो। तो रिजर्वेशन क्या है, बेसिकली हमारी बैकवर्डनेस को दिखाता है, और ये बैकवर्डनेस हम चाहते हैं कि रिमूव हो, लेकिन हर कोई रिजर्वेशन के लिए लड़ रहा है। तो दिस कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल। उसके बाद एक्सक्लूजन को आप यहाँ पे एड्रेस करोगे कि एक्सक्लूजन क्या है। तो मल्टी डायमेंशनल जब डेप्रीवेशन आप फेस करते हो जिसमें आपको किसी भी सोशल एक्टिविटी में एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द सोशल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ मल्टीपल डेप्रीवेशंस दैट लीड्स टू एक्सक्लूजन। ठीक है, दैट इज एक्सक्लूजन। अभी क्यों होता है, जब अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है, जब आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, तब ये एक्सक्लूजन होता है। इसका एग्जांपल आप इंडिया में अनटचेबिलिटी के तौर पे देख सकते हो। ठीक है, इसको आप एमपीआई यानी कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स से कनेक्ट कर सकते हो कि पावर्टी सिर्फ बहुत नहीं है। पावर्टी क्या होता है, बेसिकली आप इनकम के टर्म्स में देखते हो, लेकिन मल्टी डायमेंशनल पावर्टी आपको हर तरीके से देखता है कि कहीं आप डिप्राइव्ड तो नहीं हो, क्या आप मल्टी डायमेंशनल तौर पे डिप्राइव्ड तो नहीं हो, क्या आप एक्सक्लूडेड तो नहीं हो। ठीक है, फिर अपार्थाइड कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल। ट्राइबल्स पॉपुलेशन के साथ जो अभी सुलूक किया जाता है, आपने जय भीम मूवी अगर देखी हो तो जय भीम मूवी में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इस एक्सक्लूजन को दिखाया गया है। एलजीबीटी जो है, एलजीबीटी कम्युनिटी आफ्टर द स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ दिस 377 देन टू, यहाँ पे अभी एलजीबीटी को उतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो दे आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे पूछा है कि किस तरह से रोकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं मिलती, इनजस्टिस प्रिवेल करता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, मार्जिनलाइजेशन होता है, पावर्टी से वाइडर है। तो बेसिकली सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर तौर पे आपको ये अफेक्ट करता है और ट्रांसफॉर्मेशन को रोकता है। और बेसिकली इसके कारण क्या होता है, कई लोग एलिनेशन, एनोमी और डिवियंस भी फील करते हैं, जिसके कारण अल्टीमेटली क्राइम्स बढ़ जाते हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना है, डॉट्स को कनेक्ट करना है। सिर्फ पेपर 1 है तो पेपर 1 के टॉपिक्स ही नहीं, पेपर 2 के टॉपिक्स से भी कनेक्ट करो इसको। ठीक है, तो ऐसे काम करना है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डेमोक्रेसी एज एन ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, व्हाट आर द फैक्टर्स प्रिवेंटिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डेमोक्रेसी को समझाना है एज एन ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सोसाइटी की बात करें, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हियर। यहाँ पे आपको फंक्शनलिज्म पे ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे आपको बताना है सोसाइटी में ऑर्डर कैसे लाती है डेमोक्रेसी। दूसरी चीज ये बतानी है कि किस तरह से पब्लिक का पार्टिसिपेशन यहाँ पे प्रिवेंट होता है, क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण पब्लिक जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू,
डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करो कि डेमोक्रेसी है क्या। बचपन में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, तो ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आप बताओगे कि किस तरह से ये ऑर्डर ऑफ सोसाइटी की तरह एक्ट करती है। यहाँ पे जो बेसिक टेनेट्स है ना इसके, वो यहाँ पे इसको सोसाइटी में ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए एनकरेज करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है पॉपुलर सॉवरेनिटी, जो चलेगी ना, जो गवर्नमेंट है, जो गवर्न कर रही है, वो यहाँ पे लोग ही हैं, जो सिटीजन है, पीपल है, उनका ही गवर्नेंस चल रहा है यहाँ पे। तो दैट एंश्योर सॉवरेनिटी, दैट एंश्योर्स ऑर्डर इन द सोसाइटी। देन सेल्फ डिटर्मिनेशन हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं जो जैसे कि इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, रूल ऑफ लॉ है, ये सब इंश्योर कर रहा है कि यहाँ पे सोसाइटी में ऑर्डर है। मेजरली यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करना, दीज things ensure that society will be stable, society would be in order, and the maximum and the biggest example of it is India। ठीक है, इंडिया जब इंडिपेंडेंट इंडिया को मिली थी तब सब लोग कह रहे थे कि सस्टेन नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने सस्टेन किया। एंड द मेजर रीजन बिहाइंड दैट वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर रूल ऑफ लॉ एंड आवर डेमोक्रेसी। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप मोंटेस्क्यू को कोट कर सकते हो कि ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। ठीक है, तो इससे भी यहाँ पे क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर अच्छे से हो रहा है, और एक तरह से सॉलिडारिटी एमएल दरखाइम से आप रिलेट कर सकते हो कि डिवीजन ऑफ लेबर की दरखाइम ने भी बात की है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आ जाएगी इसके कारण। गांधी भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ये सिर्फ एक लीगल थिंग नहीं, स्पिरिचुअल थिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के हाथ में पावर रहती है। प्लूरलिस्ट थिंकर भी इसको अच्छा मानते हैं, फंक्शनलिस्ट थिंकर्स भी बोलते हैं कि ये एक अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के हाथ में पावर है एंड दे कैन डायरेक्टली कंट्रोल द पॉलिटिक्स हियर। ठीक है, थ्रू इलेक्शंस। तो ये चीज यहाँ पे आप कोट करोगे तो यहाँ पे फंक्शनलिस्ट को, आपको जितने भी फंक्शनलिस्ट हैं, जितने भी अच्छी अच्छी बातें की है जिन्होंने भी डेमोक्रेसी के बारे में, उनको आप कोट करोगे। लेकिन यहाँ पे आप क्रिटिसिज्म भी बताओगे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। ठीक है, मार्क्स ने यहाँ पे बताया कि डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है, डोमिनेंस है। जो कैपिटलिस्ट है उसी का सिनोनिम है डेमोक्रेसी, मार्क्स ऐसा बोलते हैं। फिर हेंस केल्सन ये कहते हैं कि ये टायरनी है बेसिकली। डोमिनेंट क्लास जो नॉन डोमिनेंट क्लास है उसके ऊपर किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, किस तरह से उसको रूल कर रहा है, ये चीज है डेमोक्रेसी। ठीक है, और आज की डेट में डेमोक्रेसी के काफी अलग मायने हो गए हैं। ठीक है, तो देयर इज अ नीड ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी, इसको भी हम देखेंगे। इसके बाद फैक्टर्स आप बताओगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण लोग पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं कर पा रहे डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे एक तो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट जो है, रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज कर ले रही है पावर्स को। फिर डिसेंट यहाँ पे सप्रेस हो रहा है, डिसेंट को सप्रेस करने के सारे चीजें करी जा रही है, जैसे कि शट डाउन कर दिया जा रहा है इंटरनेट को, ये सारी चीजें। एम्बिगियस लॉज है यहाँ पे जिसके कारण यहाँ पे सिक्योरिटी का ऊपर यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे किसी भी पार्टी का, किसी भी गवर्नमेंट का यहाँ पे नाम नहीं लेना है, क्योंकि यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, यू आर गोइंग टू बी एन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और क्योंकि आप एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होने वाले हैं, यू हैव टू बी वैल्यू न्यूट्रल, यू हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। एथिक्स में पढ़ाई होगा आपने। ठीक है, तो एक इसके अलावा अनअवेयरनेस और इलिटरेसी भी इसके इश्यूज हैं, तो कई सारे फैक्टर्स आपको बताने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टीबी बॉटमोर की आप लाइन से यहाँ पे एंड कर सकते हो कि देयर इज अ नीड ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी, जैसे कि हमारे अंबेडकर जी ने भी कहा था। यहाँ पे आप किसी भी ऐसा नहीं कि आपको पेपर 1 के थिंकर्स ही कोट करने, पेपर 2 के भी कर सकते हो। अंबेडकर को आप यहाँ पे कोट कर सकते हो कि देयर इज जस्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विल नॉट वर्क, देयर नीड्स टू बी अ सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी टू। ठीक है, तो ये आप इस तरह से यहाँ पे कोट कर सकते हो इसको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैपिटलिज्म हैज ब्रॉट इंक्रीजिंग इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क इन सोसाइटी, सब्सटेंशिएट योर आंसर्स। तो देखो, कैपिटलिज्म की बात की है और इनफॉर्मलाइजेशन की। एक तरफ आप कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हो कैपिटलिज्म की, और आप बोल रहे हो कि कैपिटलिज्म के कारण इनफॉर्मलाइजेशन भी बढ़ा है। इसको आपको बताना है सब्सटेंशिएट करके, यानी कि एग्जांपल्स देके। तो आप सबसे पहले बताओगे कि ट्रेंड किस तरह से शिफ्ट हुआ है। पहले कम्युनिटी सेटिंग में काम होता था, अब फैक्ट्रीज में काम होता है। तो डिविजन ऑफ लेबर काफी बढ़ गया है, जिसके कारण कैपिटलिज्म अब राइज होने लगा है, इमर्ज होने लगा है, और काफी अच्छा काम कर रहा है कैपिटलिज्म भी। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स की आप बात कर सकते हो। कीथ हार्ट की बात कर सकते हो, जिन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर का नाम दिया था, इनफॉर्मल सेक्टर की स्टडी की। ये बताती है कि इनफॉर्मलाइजेशन कैसे बढ़ रहा है। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, ये बताती है कि इनफॉर्मलाइजेशन ऐसा होता है जिसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन ज्यादा होता है। ठीक है, जिसमें जो रिलेशन होते हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहते, थोड़े से पर्सनल रिलेशन भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इनफॉर्मल सेक्टर होता है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर कैसा होता है, जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन होंगे, जिसमें जो भी चीजें होंगी वो प्रोफेशनली डिसाइडेड होंगी, आपका जो रोल होगा वो ऑफिशियली डिसाइड होगा। तो यहाँ पे आप कैसे देखते हो कि कैपिटलिज्म में इनफॉर्मलाइजेशन कैसे बढ़ रहा है।
एक तो कि देखो यहाँ पे जैसे इनफॉर्मलाइजेशन पहली चीज से ऐसे बढ़ रहा है कि जो कैपिटलिस्ट कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वो अपने इनपुट कॉस्ट को कट करना चाहते हैं, इसीलिए इनफॉर्मल स्टैंडर्ड्स पे बहुत कम वेजेस पे काम करवाते हैं वो अपने लेबरर्स से, और एक तरह से उनका इनफॉर्मलाइजेशन ही हो गया है, क्योंकि उन्हें कोई सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं, कुछ भी यहाँ पे उनको प्रोवाइडेड नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा, क्योंकि इतनी वर्किंग कंडीशन डिफिकल्ट है, अगर उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की भी जाती है तो लेबरर्स जो है वो अपने आप में एलिनेटेड फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी डिफरेंट वर्किंग कंडीशन है। मार्क्स ने भी इसकी बात की है कि किस तरह से यहाँ पे एलिनेशन फील करते हैं ये वर्कर्स। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज ये कि यहाँ पे क्योंकि ये इतने एलिनेटेड फील करते हैं तो ये अपने आसपास अपने साथियों को ढूंढते हैं, यहाँ पे इनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ता है और एक पर्सनल यहाँ पे रिलेशनशिप बनता जाता है बिटवीन द को वर्कर्स। ठीक है, तो इससे इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ता है। दूसरा, अगर कोई कैरिज्मेटिक लीडर इनको मिल जाए तो। ठीक है, चौथा यहाँ पे ऐसा कि यहाँ पे अगर कोई सेम ग्रुप से ओरिजिन वाला हो, जैसे कि मान लो किसी एक फैक्ट्री में काम करने गए और यहाँ पे सेम गांव के 2-3 लोग मिल गए तो इनका एक अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, घर जैसे संबंध बन जाते हैं। दैट लीड्स टू इनफॉर्मलाइजेशन। इनफैक्ट बड़ी पोस्ट पे भी, जो हायर लेवल की पोस्ट होती हैं, उस पे भी एक इनफॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली इनफॉर्मलाइजेशन से आप सब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ये जापान में एक स्टडी भी हुई थी। ठीक है, अगर आपको इसका पता हो। अब देखो, इसको आप एल्टन मेयो से भी कनेक्ट कर सकते हो। नाउ एल्टन मेयो इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू दिस वर्क चैप्टर, लेकिन एल्टन मेयो को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो। आपने सेरेंडिपिटी अगर पढ़ी होगी वेबर की, तो उसमें आपने देखा होगा एल्टन मेयो का कंसेप्ट आता है सामने। इसमें एल्टन मेयो बताते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है ना कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज में, वो बढ़ती है जब वहां पे लोगों के बीच में, जो वर्कर्स हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है, उनके बीच का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे जब पर्सनल बॉन्ड बढ़ता है तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो ये एक तरह से दिखाता है कि कैपिटलिज्म में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इनफॉर्मलाइजेशन भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कोट कर सकते हो लिख करके। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिटिकली एनालाइज दरखाइम्स व्यू ऑन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ एंड रोल ऑफ रिलीजन, ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म। तो बेसिकली दरखाइम के आपको व्यूज डिस्कस करने अबाउट रिलीजियस लाइफ एंड रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बताओगे कि फर्स्ट तो फंक्शनिस्ट थे ये दरखाइम, पहले फंक्शनिस्ट थे। उसके बाद इन्होंने एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ बुक लिखी, जिसमें इन्होंने टोटेमिज्म के बारे में बताया, सैक्रेड एंड प्रोफेन के बारे में बताया, रिलीजन की क्या डेफिनेशन दी ये आप बताओगे, सैक्रेड एंड प्रोफेन से इन्होंने किस तरह से डाइकोटॉमी स्टैब्लिश करी लाइफ की। फिर इन्होंने बताया कि टोटेमिज्म जो है ये प्रिमिटिव सोसाइटीज का रिलीजन है। ठीक है, और किस तरह से ये सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो बेसिकली जो भी रिलीजन का कंसेप्ट था दरखाइम का, वो आप बताओगे यहाँ पे। फिर बताओगे कि दरखाइम के हिसाब से रिलीजन का क्या रोल था, सोलिडेरिटी इंश्योर करना, इंटीग्रेशन, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन इंश्योर करना, ये सारे जो भी रोल्स थे वो बताओगे। अल्टीमेटली आप क्रिटिसिज्म भी बताओगे कि दरखाइम की जो स्टडी थी उसका क्रिटिसिज्म क्या था। देन यू विल टेल अबाउट रिलीजियस रिवाइवलिज्म, कि रिलीजियस रिवाइवलिज्म अभी देखा जा रहा है कैसे हो रहा है। आप इसके एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे अभी आपने जो सिंघू बॉर्डर थी उस पे किस तरह से सैक्रिलेज का केस देखने को मिला, जिसमें एक पर्सन को इन्होंने हाथ पैर काट दिए थे। निहंग ग्रुप था एक, उन्होंने यहाँ पे सैक्रिलेज किया था, एक पर्सन के हाथ पैर काट दिए थे सिर्फ इस डाउट पे कि ये उनका जो होली स्क्रिप्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। ठीक है, वैसे फ्रांस में लास्ट ईयर हुआ था, तो लास्ट ईयर फ्रांस में भी एक केस हुआ था जहां पे एक प्रोफेसर का सर काट दिया एक एक्सट्रीमिस्ट, एक फंडामेंटलिस्ट पर्सन ने, जिसमें उनका एलिगेशन यह था कि यहाँ पे इन प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को प्रॉफिट मोहम्मद का एक कार्टून दिखाया है। तो इस बेसिस पे ये सैक्रिलेज रिवाइवलिज्म के केसेस बढ़ रहे हैं, और ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ये आपको बताना है कि किस तरह से फंडामेंटलिज्म की तरफ बढ़ सकता है ये रिलीजियस रिवाइवलिज्म, सेक्ट की तरफ बढ़ सकता है, सेक्ट एंड कल्ट बहुत बढ़ रहे हैं इसके कारण, पॉलिटिकल यूज किया जा सकता है रिलीजन का, रिलीजन के नाम पे वोट मांग सकते हैं, रिलीजन के नाम पे भड़काया जा सकता है लोगों को। ठीक है, इसके बाद क्या इसके कारण है थोड़ा सा ये आप बता सकते हो। इस तरह से आप इसको एंड करोगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अक्रॉस रीजन मैरिज ऑन किनशिप सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में जो अक्रॉस द रीजन मैरिजेस हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज इज द मेजर पोर्शन हियर। ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन है। अब इसमें आप बताओगे कि मैरिज है क्या। बेसिकली अ सोशली अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेबल यूनियन ऑफ टू अडल्ट्स इज मैरिज। ओके, तो इस तरह से आपको एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अलग अलग टाइप्स ऑफ मैरिजेस आजकल देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है अक्रॉस रीजन, सबसे ज्यादा कॉमन तो नहीं लेकिन एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है अक्रॉस रीजन मैरिजेस का, जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जो दो अडल्ट्स के बीच में यूनियन होना है वो बहुत अलग अलग एरिया से, अलग अलग दूर दूर डिस्टेंस वाले एरिया से आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा जनरली नॉर्थ इंडिया में देखा जा रहा है। क्यों ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि स्क्यूड सेक्स रेशियो है,
ठीक है, हरियाणा वाले रीजन में, जो ऐसे रीजन है जहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत कम है, वहां पे लड़कियां ही नहीं मिलती शादी करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज फीमेल फूटिसाइड हो रहा है, जिसके कारण सेक्स रेशियो कम होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी का गलत यूज हो रहा है, सेक्स सिलेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज हो रही है क्योंकि अब अफोर्डेबल भी हो गई है। फिर विडोहुड या डाइवोर्स के केस में, विडोहुड या डाइवोर्स के केस में भी आप देखोगे कि यहाँ पे उतना एक्सेप्टेंस नहीं होता और इसको सोशल ऑनर से कनेक्ट कर लिया जाता है। डिसऑनर मानती है फैमिलीज। ठीक है, फैमिली को लगता है कि ये एक डिसऑनर है, अगर उनकी जो बेटी है वो विडो हो गई है, डाइवोर्स ही हो गई है, तो उसको वो यहाँ पे दूर किसी एरिया में उसकी शादी करा देते हैं एंड दैट लीड्स टू अक्रॉस रीजन मैरिजेस। तो कई सारे इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा फोकस करना है कॉन्सिक्वेंसेस पे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि डाउरी को आप एस्केप कर सकते हो। जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है डाउरी देने के लिए, तो वो दूर अपने किसी दूर रीजन में शादी करा देते हैं, वहां पे उल्टा उनको ब्राइड प्राइज मिलता है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ सकती है इसके कारण। ठीक है, जैसे जो मिडिल मैन होता है वो इस तरह के सौदे कराता है, ट्रैफिकिंग कराता है। फिर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ते हैं, वायलेंस बहुत बढ़ता है इसके कारण, क्योंकि देखो जो मैटरनल हाउस है, जो पेरेंटल हाउस है वो लड़की का, वो बहुत दूर होता है, तो इसके लिए कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, तो यहाँ पे क्राइम्स बहुत बढ़ जाते हैं वुमेन के अगेंस्ट। फिर पेरेंटल होम से भी एक्सक्लूजन इनको फेस करना पड़ता है लड़कियों को, और अपना जो हस्बैंड का घर है उससे भी इनको एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक तरह से एलिनेटेड हो जाती हैं लड़कियां। कैसे? जैसे आप देखो कि यहाँ पे बहुत दूर उनका जो मायका है वो बहुत दूर है, पेरेंटल हाउस बहुत दूर है, तो वहां से तो एक्सक्लूजन हो ही गया। दूसरा, जो जिस घर में वो जा रहे हैं, जो उनका यहाँ पे इन लॉज का घर है, वहां पे भी जो डॉटर इन लॉ है उसको बहुत सस्पिशन के साथ देखा जाता है, तो यहाँ से भी उसको एक्सक्लूडेड फील होता है। और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि उनका रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी कितनी है, क्या वो उनको एक सन प्रेफरेंस दे पा रही है, सन एक दे पा रही है, सन मेटा प्रेफरेंस का यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज पे इनकी कैपेबिलिटीज को, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी डिपेंड करती है। सो इसके कारण कल्चरल गैप्स भी फेस करती हैं, तो बहुत सारी इश्यूज होते हैं जो कॉन्सिक्वेंसेज में आप लिख सकते हो। सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, बाकी के कुछ क्वेश्चंस जो बच जाते हैं उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।